नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो नगर पालिका ईओ और आरओ संबंधित पेपर है उससे संबंधित एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और वो है इसका जो पार्ट बी का पोर्शन नगर पालिका के अधिनियम से संबंधित। उसमें आज हम अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे और अध्याय 2 क्या है, ये पूरा का पूरा आपके एक सिलेबस में पूरा का पूरा एक चैप्टर है। और अध्याय 2 है आपके नगर पालिकाओं का गठन और शासन। इस अध्याय 2 में हमको कितनी धाराएं पढ़नी है, उन धाराओं में कौन कौन सी बेसिक बातें हैं उनको हमको याद रखना है, वो सारा का सारा इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे एमबी स्टडी 2.0 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाइए ताकि हमको और मोटिवेशन मिले आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नगर पालिका। जो नगर पालिका है उसका गठन किस प्रकार से होता है, इसमें शासन प्रशासन किस प्रकार से चलता है। देखिए साथियों, आज मेरी जो ये क्लास है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसके साथ जल्दी से जल्दी मैं इसके आगे जितनी भी दूसरी यूनिट है, जितने टॉपिक है उनकी भी क्लासें लेके आता रहूंगा। और साथ में इसकी ऑब्जेक्टिव सीरीज भी हम शुरू करेंगे और उसके साथ में ही इसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी हम मतलब इसके जो टेस्ट है वो भी हम शुरू करेंगे और पेड टेस्ट भी इसके रखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को देखिएगा, हमसे जुड़िएगा और इसकी एक बेहतर तैयारी करिएगा। सबसे पहले जैसे आज मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है साथियों, तो जैसे देखिए आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। अगर आप इसको नगर पालिका अधिनियम की बुक में देखोगे तो ये अध्याय 2 है और इस अध्याय 2 में नगर पालिकाओं का गठन और शासन संबंधित पूरी की पूरी इसमें धाराएं उपधाराएं दी हुई है। इसमें कितनी धाराएं हैं, कितनी उपधाराएं हैं, उसको हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं इस टॉपिक में आपको बात करूं तो आपको लगभग कितनी धाराएं पढ़नी पड़ेगी, तो धारा 3 से लेकर धारा 50 तक आपको धाराएं देखने को मिलेगी नगर पालिकाओं के गठन और शासन में। अब देखिए नगर पालिकाओं के गठन और शासन में धारा 3 से 50 तक हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रत्येक धारा में कई उपधाराएं होती है और उन उपधाराओं के कई सारे पोर्शन, कई पार्ट होते हैं। तो सिस्टमेटिक इनको हमको पढ़ते हुए चलना है और जब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो कौन कौन सी धारा में किसके बारे में बात की गई है वो हमको पूरा कंठस्थ होना चाहिए और अच्छी तरीके से याद भी होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें साथियों, तो जैसे हम बात करें धारा 3 से शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक की नगर पालिकाओं के गठन और शासन की। धारा 3 से हम अगर शुरुआत करें तो धारा 3 में नगर पालिकाओं के गठन और शासन से संबंधित नगर पालिकाओं के परिसीमन के बारे में आपको बताया गया है, परिसीमन के बारे में चर्चा की गई है। परिसीमन का मतलब क्या होता है, परिसीमन किस प्रकार से किया जाएगा, तो आप इसको ध्यान से देखोगे या फिर इसको समझोगे तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है कि जो नगर पालिका का जो परिसीमन होता है वो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करती है। यानी जो परिसीमन का जो भी कार्य होगा राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा और इस परिसीमन के कार्य में क्या होगा, इसकी अधिसूचना जो राजपत्र होता है, भारत जो राज्य सरकार का जो गजट होता है उस गजट में इनको क्या करनी पड़ेगी, इसकी अधिसूचना को प्रकाशित करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण या मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा बनता है। अगर आपके प्रश्न पूछा जाता है कि नगर पालिकाओं के परिसीमन संबंधित कार्य है वो किसके द्वारा और कैसे किया जाता है, तो वो किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो राजपत्र होता है उसमें अधिसूचना प्रकाशित करके किया जाता है। अब देखिएगा साथियों, मैं बात कर रहा हूं धारा 3 की जिसमें नगर पालिकाओं के परिसीमन के संबंधित बात है। तो इस परिसीमन के संबंधित जो धारा 3 में बात है उसमें भी कई सारे अलग अलग भाग है, कई सारे अलग अलग भागों के बारे में इसमें बताया गया है, जैसे खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ। तो इस प्रकार से इस जो धारा 3 है उस धारा 3 की पहली उपधारा जो है, अब देखिए साथियों धारा जो 3 है उसकी पहली उपधारा है वो नगर पालिकाओं का परिसीमन है। अगर मैं बात करूं साथियों तो ये जो नगर पालिकाओं का जो परिसीमन है वो धारा 3 के अंतर्गत आता है
और धारा 3 के अंतर्गत ये आता है उपधारा 1 में। किसमें आता है साथियों? उपधारा 1 में। यानी अगर मैं बात करूं नगर पालिकाओं का परिसीमन कौन सी धारा के तहत है, तो वो धारा 3 में उपधारा 1 मतलब 1 के तहत या फिर उपधारा 1 के तहत ये नगर पालिकाओं को परिसीमन के बारे में बताया गया है। तो अब नगर पालिकाओं के परिसीमन में उपधारा 1 आपको दे दी, किसकी है? नगर पालिकाओं के परिसीमन की। धारा 3 की उपधारा 1 में नगर पालिकाओं के परिसीमन के बारे में बता दिया। अब इस उपधारा 1 में भी कई सारे अलग अलग खंड दिए हुए हैं। उससे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो परिसीमन होता है वो परिसीमन क्या है, तो अगर आप इसको समझोगे तो साथियों ध्यान देना कि जो परिसीमन का मतलब देखो अलग अलग प्रकार से कहीं हो सकता है। जैसे यहां पर मैंने बताया कि ये एक नगर पालिका है ए, यहाँ पर एक ये दूसरी नगर पालिका है बी, और अगर इन दोनों नगर पालिकाओं का कुछ हिस्सा एक दूसरे से मिला दिया जाए, यानी नगर पालिका ए का कुछ क्षेत्र नगर पालिका बी में या नगर पालिका बी का कुछ क्षेत्र नगर पालिका में ए में मिला दिया जाए, तो ये भी क्या होता है? परिसीमन ही होता है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि जैसे कोई नगर पालिका ए है, उस नगर पालिका का कुछ हिस्सा नगर पालिका क्षेत्र से हटा दिया जाए, तो नगर पालिका क्षेत्र से कुछ हिस्सा हटा दिया गया, तो ये भी नगर पालिका के परिसीमन का ही कार्य है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे मान लो कोई नगर पालिका है, उस नगर पालिका में किसी गांव का कुछ हिस्सा मिला दिया जाए, किसी गांव का कुछ हिस्सा मिला दिया जाए या पूरे के पूरे गांव को इसमें मिला दिया जाए, तो वो भी क्या है? नगर पालिकाओं का परिसीमन ही है। यानी नगर पालिकाओं की जो सीमाओं से संबंधित जो भी कार्य होगा वो नगर पालिकाओं को क्या होगा? परिसीमन होगा। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो देखिए आपने ये तो समझ लिया कि दो नगर पालिकाओं का कुछ हिस्सा मिला दिया जाए या किसी एक नगर पालिका को कुछ हिस्सा नगर पालिका क्षेत्र से हटा दिया जाए या किसी गांव के कुछ हिस्से को नगर पालिका में मिला दिया जाए, तो ये सारी की सारी बातें क्या है? नगर पालिका के परिसीमन से संबंधित है। इसी प्रकार अगर ये कार्य होते हैं कि भाई नगर पालिका के परिसीमन में कुछ हिस्से जोड़ने कुछ हटाने, तो नगर पालिका अगर कोई पूरी की पूरी एक नगर पालिका है, अगर उसका बंटवारा कर दिया जाए तो क्या वो नगर पालिका परिसीमन में आता है या नहीं आता है? तो हाँ साथियों, वो भी नगर पालिका के परिसीमन में ही आता है कि नगर पालिका जो है उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाए या फिर उसके टुकड़े कर दिया जाए, एक अलग नगर पालिका बनाई जाए, दूसरी एक अलग नगर पालिका बनाई जाए, जो कि पहले पूरी एक नगर पालिका ही थी और उसी को तोड़ के दो अलग नगर पालिकाएं बनाई गई है। तो इसका मतलब ये भी किस में आएगा? नगर पालिकाओं के परिसीमन में ही आएगा। और क्या क्या नगर पालिका के परिसीमन में आएगा? तो साथियों देखना, जैसे कोई एक नगर पालिका है, उस पूरी की पूरी नगर पालिका को किसी दूसरी नगर पालिका में पूर्णतया मर्ज कर दिया जाए, उसमें मिला दिया जाए, तो आप देखोगे कि भाई एक नगर पालिका को पूरी की पूरी तरह बी नगर पालिका में मिला दिया जाए या फिर बी नगर पालिका में ए नगर पालिका को पूरा का पूरा मिला दिया जाए, तो ये कंडीशन भी क्या होगी? आपके नगर पालिका का परिसीमन ही होगा। अब इस पूरी की पूरी कंडीशन में यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित बनता है साथियों, और वो प्रश्न देखना आप, जब किसी एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में पूरी की पूरी मर्ज कर दिया जाए, अब देखना ये भी एक तरीके से परिसीमन में ही है, लेकिन एक नगर पालिका को पूरी की पूरी दूसरी नगर पालिका में जब मिलाया जाता है, तो अक्सर ये प्रश्न बनता है कि जब बी नगर पालिका को ए नगर पालिका में मिला दिया गया, तो जो बी नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, उनका वजूद क्या रह जाएगा नगर पालिका ए में मिलने के बाद? तो साथियों, जो नगर पालिका बी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, उनको जब नगर पालिका ए में, यानी नगर पालिका बी को नगर पालिका ए में मिला दिया जाए, तो जो नगर पालिका बी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, वो भी नगर पालिका ए में सिर्फ और सिर्फ सदस्य ही कहलाएंगे। ये अक्सर प्रश्न बनता है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि अगर किसी नगर पालिका का मर्ज दूसरी नगर पालिका में पूरी तरीके से कर दिया जाए, तो उस नगर पालिका का जो पहले थी और उसको दूसरी नगर पालिका में मर्ज किया गया है, तो उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या ओहदा रह जाएगा, क्या उनका पद रह जाएगा? तो सीधी सी बात है, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है जो दूसरी नगर पालिका में जा रहे हैं, वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ सदस्य ही माने जाएंगे। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक आपके क्वेश्चन बनता है।
तो इस प्रकार अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जो धारा 3 है जिसमें नगर पालिकाओं के परिसीमन के संबंधित बात की गई है, तो ये नगर पालिकाओं का परिसीमन क्या क्या होता है। तो नगर पालिकाओं का परिसीमन क्या क्या होता है वो हमने देखा कि नगर पालिकाओं का जो परिसीमन होता है वो क्या क्या बताया मैंने कि एक नगर पालिका दूसरी नगर पालिका में पूरी तरीके से मिला दी जाए तो ये भी नगर पालिका का परिसीमन है। एक नगर पालिका को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए तो ये भी नगर पालिका का परिसीमन है। इसी प्रकार किसी नगर पालिका का कुछ हिस्सा वहां से हटा दिया जाए तो ये भी क्या है, नगर पालिका का परिसीमन है। दो नगर पालिकाओं के कुछ हिस्से एक दूसरे में मिला दिए जाए तो वो भी नगर पालिकाओं का परिसीमन है। किसी गांव का कुछ हिस्सा नगर पालिका में मिला दिया जाए तो ये भी नगर पालिका का परिसीमन है। या फिर किसी न किसी गांव को पूरी की पूरी नगर पालिका बना दिया जाए तो वो भी एक तरीके से क्या है, नगर पालिका का परिसीमन है। तो हमने धारा 3 में उपधारा 1 में देखा कि नगर पालिकाओं का परिसीमन और नगर पालिकाओं का परिसीमन क्या होता है वो पूरा का पूरा मैंने बताया। और ये जितनी भी मैंने चर्चा की है नगर पालिकाओं के परिसीमन से संबंधित, ये नगर पालिकाओं के परिसीमन और राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी किसमें, राजपत्र में, और उसके बाद किया जाएगा। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राज्य सरकार कि जो नगर पालिका है उसका परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा कैसे किया जाता है, राजपत्र में क्या किया जाता है, एक अधिसूचना जारी की जाती है, अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, उसके बाद इनके परिसीमन का कार्य होता है। अब देखिएगा साथियों, धारा 3 में उपधारा 1 में नगर पालिकाओं का हम परिसीमन पढ़ रहे हैं। यानी क्या पढ़ रहे हैं हम, धारा 3 नगर पालिकाओं के गठन और शासन से संबंधित। धारा 3 में उपधारा हमने क्या पढ़ी है, उपधारा कौन सी पढ़ी है, उपधारा फर्स्ट। और वो उपधारा फर्स्ट क्या थी, नगर पालिका का परिसीमन। नगर पालिका का परिसीमन कैसा होता है वो मैंने पूरा बताया। उसके साथ ही अब मैं आपको बताऊंगा कि इसी उपधारा में कई सारे खंड हैं और वो खंड कौन कौन से हैं। इसमें खंड क, खंड ख, खंड खंड ग और खंड घ के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। तो ये चारों खंड क्या कहते हैं उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं, विथ डायग्राम समझते हैं और विथ इसकी जो भाषा है उसको मैं बहुत ही सरल तरीके से आपके लिए लेके आया, उस सरल तरीके से भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहला देखिए, खंड क क्या कह रहा है, खंड क कह रहा है कि किसी भी क्षेत्र को, यानी नगर पालिका का कोई भी क्षेत्र या फिर कोई भी क्षेत्र दे लो, किसी भी क्षेत्र को जो किसी नगर पालिका का नहीं है, यानी ऐसा क्षेत्र जो नगर पालिका का नहीं है, उस क्षेत्र को नई नगर पालिका घोषित कर सकती है या उसे अन्य नगर पालिका में शामिल कर सकती है। यानी राज्य सरकार क्या कर सकती है कि इस परिसीमन में क्या कर सकती है, किसी भी जो नगर, ऐसा क्षेत्र जो नगर पालिका का हिस्सा नहीं है उसको क्या है, नगर पालिका घोषित कर सकती है। यानी मान लो कि ये नगर पालिका है, इसके पास में ये गांव है, इस गांव को क्या बना दिया गया, नया नगर पालिका बना दिया गया। ये खंड क कह रहा है कि कोई गांव है या फिर ऐसा क्षेत्र जो नगर पालिका के पास है और वो नगर पालिका का हिस्सा नहीं है, तो सरकार क्या कर सकती है, उसको नई नगर पालिका घोषित कर सकती है। दूसरा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस शहर के पास, उस नगर पालिका के पास ऐसा कोई गांव शामिल है या फिर ऐसा कोई क्षेत्र शामिल है जो क्या है उसके पास में है और उस पूरे के पूरे क्षेत्र को उस नगर पालिका में शामिल किया कर दिया जा सकता है। ठीक है, यानी इस पूरे के पूरे क्षेत्र को इस नगर पालिका में शामिल करके एक नई नगर पालिका बनाई जा सकती है। ये किस में कहा गया है, खंड क में कहा गया है। तो इस खंड क में उपधारा 1, जो धारा 3 की उपधारा 1 के खंड क में क्या कहा गया है, किसी ऐसा क्षेत्र जो कि नगर पालिका का क्षेत्र नहीं है उसको भी क्या कर सकते हैं, हम नगर पालिका घोषित कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, उसको अन्य नगर पालिका में हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अब देखिएगा साथियों, अगर ऐसी कंडीशन होती है, ये खंड क की मैंने कंडीशन बताई। अब देखिए खंड ख में क्या कहा गया है उसको हम समझेंगे। खंड ख में कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित किया जा सकता है। तो देखिए वो आगे मैंने बताया था आपको परिसीमन में क्या है, ठीक है, कि किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित किया जा सकता है। मान लो कि ये नगर पालिका है और इस नगर पालिका के कुछ हिस्से को, और वो हिस्सा कौन सा है, मान लो कि ये वाला हिस्सा है,
इस वाले हिस्से को सरकार ने क्या कर दिया, नगर पालिका से हटा दिया, या नगर पालिका का दर्जा इसमें क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो खंड ख ये कहता है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि उपधारा 1 के कौन से खंड में कहा गया है कि नगर पालिका के किसी भी क्षेत्र को उसका दर्जा समाप्त किया जा सकता है या फिर नगर पालिका से अपवर्जित किया जा सकता है, तो वो किस में है, खंड ख में। इसी प्रकार खंड ग क्या कहता है साथियों, देखना खंड ग में क्या कहा गया है, नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी नगर पालिकाओं की सीमाओं का परिवर्तन हो सकता है। यानी पहले से दो नगर पालिका है, उनकी सीमाओं में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन। और वो कैसे, दो सिचुएशन में किया जा सकता है। और वो दो सिचुएशन कौन कौन सी है, सबसे पहली, एक नगर पालिका का क्षेत्र अन्य नगर पालिका के क्षेत्र में मिला दिया जाए। यानी मान लो कि ये नगर पालिका ए है, ये नगर पालिका बी है, और इन दोनों का कुछ क्षेत्र एक दूसरे में मिला दिया गया। तो इस प्रकार दो नगर पालिका को कुछ हिस्सा एक दूसरे में मिला दिया गया, तो ये भी क्या है, एक तरीके से परिसीमन है। और ये किस में कहा गया है, खंड ग में कहा गया है। इस प्रकार खंड ग में ये भी बताया गया है कि कोई नगर पालिका है और उस नगर पालिका को दो या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित कर सकते हैं। यानी एक नगर पालिका के दो टुकड़े कर दिए, ये नई नगर पालिका बन गई, ये भी एक नई नगर पालिका बन गई, या फिर एक ही नगर पालिका के 3 टुकड़े कर दिए या 2 से अधिक टुकड़े कर दिए गए हैं और उन सबको एक अलग अलग नगर पालिका बना दी गई। तो ये सारा का सारा क्या परिसीमन है, ये भी एक तरीके से नगर पालिका का परिसीमन है। और इसको किस में बताया गया है, खंड ग में बताया गया है। यानी नगर पालिका ही का ही कुछ हिस्सा अगर तोड़ के अलग किया जाए तो वो खंड ख में बताया है, लेकिन नगर पालिकाओं के कुछ हिस्से मिला दिए जाते हैं तो उसको कहा गया है खंड ग में। या फिर किसी नगर पालिका को ही 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में तोड़ के अलग अलग नगर पालिका बना दी जाए तो वो भी किस में है, खंड ग में। इस प्रकार अगर बात की जाए खंड घ की, तो ये खंड घ में क्या कहा गया है, तो देखिए साथियों, खंड घ में कहा गया है किसी नगर पालिका का दर्जा समाप्त हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से। यानी ये भी नगर पालिका का परिसीमन में ही है, और ये नगर पालिका के परिसीमन में खंड घ में कहा गया है। और क्या कहा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसा कौन सा, मतलब उपधारा का कौन से खंड, धारा 3 की उपधारा 1 के कौन से खंड में कहा गया है कि किसी नगर पालिका का दर्जा पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है, तो वो कौन से है, खंड घ है। और उस खंड घ में कहा गया है कि किसी भी नगर पालिका का दर्जा पूरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और ये सारी की सारी जो बात मैंने आपको बताई है, किसी नगर पालिका का दर्जा पूरी तरीके से समाप्त करना, या फिर किसी नगर पालिका का कोई क्षेत्र थोड़ा सा टुकड़ा नगर पालिका का दर्जे, मतलब नगर पालिका से उसको हटा देना, नगर पालिका का दर्जा समाप्त कर देना उस छोटे से हिस्से के लिए, या फिर दो नगर पालिकाओं के कुछ हिस्से एक दूसरे में मिला देना, या फिर एक ही नगर पालिका को तोड़कर 2 से अधिक नगर पालिकाओं में बना देना, या फिर नगर पालिका में किसी पूरे के पूरे नए क्षेत्र को मिला देना, या फिर किसी पूरे नए क्षेत्र को नई नगर पालिका बना देना। ये सारी की सारी जितने भी परिसीमन की बातें हैं, ये सारी की सारी जितनी भी परिसीमन की बातें हैं, वो राज्य सरकार क्या करेगी, नगर पालिका, जो नगर पालिकाओं का जो परिसीमन करती है उसमें क्या करेगी, ये सारी की सारी बातें, ये जो खंड बताए गए हैं वो किसके द्वारा किए जाएंगे, राज्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे। और ये राज्य सरकार कैसे करेगी, राजपत्र में क्या करेगी, एक आदेश जारी करेगी, एक अधिसूचना जारी करेगी। और इस राजपत्र में जब राज्य सरकार नगर पालिका के परिसीमन संबंधित आदेश जारी करेगी तो वो लागू में आ जाएगा। इस प्रकार आपने देखा नगर पालिकाओं के परिसीमन का कार्य कैसे कैसे हो सकता है, खंड क के माध्यम से हो सकता है, खंड ख के माध्यम से हो सकता है, खंड ग के माध्यम से हो सकता है, और खंड ग के माध्यम से हो सकता है। और ये सारा जो परिसीमन का कार्य है वो कैसे होगा, राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार कैसे करेगी, राजपत्र में क्या करेगी, एक अधिसूचना जारी करेगी, और इस अधिसूचना के माध्यम से क्या होगा, परिसीमन का कार्य होगा। नेक्स्ट अगर साथियों हम देखें तो इसी जो उपधारा है उस उपधारा में खंड क के संबंधित जो परिसीमन हो रहा है उसमें हमको क्या क्या अलग एक्स्ट्रा
बातें याद रखनी है, या फिर वो परिसीमन से संबंधित क्या महत्वपूर्ण अन्य बातें हैं, खंड ख में कौन कौन सी अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, खंड ग में कौन कौन सी अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सब पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि खंड क और खंड क में बताया था कि कोई भी नगर पालिका मतलब राज्य सरकार क्या कर सकती है, कोई ऐसा क्षेत्र जो नगर पालिका नहीं है उस पूरे के पूरे क्षेत्र को किसी नगर पालिका में मिला सकती है। क्या कर सकती है, ऐसा क्षेत्र जो किसी नगर पालिका में नहीं है उस पूरे के पूरे को किसी नई नगर पालिका में मिला सकती है। या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जो पहले से नगर पालिका नहीं है उस पूरे को क्या कर सकती है, नगर पालिका घोषित कर सकती है। किसके माध्यम से, खंड क के माध्यम से। और कैसे, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके। कौन, राज्य सरकार। अब इस जो खंड क में जो बताया गया है उसके माध्यम से अगर हम इसमें एक्स्ट्रा डाटा देखें तो आप देखोगे जो स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए, यानी ऐसा जो स्थानीय क्षेत्र जो पहले नगर पालिका नहीं था और उसको क्या कर दिया, नगर पालिका घोषित किया गया खंड क के माध्यम से। ठीक है, तो उस क्षेत्र के जो सदस्य हैं, उस क्षेत्र के सदस्य, उनका चुनाव कैसे होगा या फिर उन क्षेत्र के सदस्य कैसे बनेंगे। यानी ऐसा गांव जो पहले नगर पालिका नहीं था लेकिन उसको अब नगर पालिका में ले लिया गया है, तो क्या होगा, उसके भी तो वार्ड बनेंगे और वार्ड बनने के बाद वहां से भी सदस्यों का चुनाव होगा। तो सीधी सी बात है, कोई ऐसा क्षेत्र जो नगर पालिका नहीं था और उसको नगर पालिका में ले लिया गया है, तो वहां भी क्या होंगे, वार्ड बनेंगे, वार्ड के बाद वहां भी सदस्यों का चुनाव होगा। और याद रखना, वो निर्वाचन जो होगा सदस्यों का वो कितने महीने के भीतर में, 6 महीने के भीतर में होना चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने महीने के भीतर में नई नगर पालिका जो बन रही है या नगर पालिका का जो नया क्षेत्र है उसमें कितने महीने में सदस्यों का चुनाव हो जाना चाहिए। तो 6 महीने के भीतर भीतर सदस्यों का चुनाव हो जाना चाहिए। साथियों, इसके आगे देखिए खंड ख की बात। और खंड ख में हमने देखा था कि कोई भी नगर पालिका का ऐसा क्षेत्र जिसको नगर पालिका से हटा दिया जाए या ऐसा क्षेत्र जिसका नगर पालिका से दर्जा का क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होने वाला है, उसके सदस्य क्या होंगे। क्योंकि देखो, इससे आगे हमने पढ़ा था खंड क में कि भाई कोई ऐसा क्षेत्र जिसको नगर पालिका में शामिल किया जाए तो वहां तो क्या होगा, निर्वाचन होगा और नए सदस्यों का चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाएगा। क्योंकि वो सदस्य मतलब क्या, उस क्षेत्र के नए सदस्य बनेंगे और 6 महीने के भीतर इनको बनाना है। लेकिन ऐसा क्षेत्र जो नगर पालिका में था और उसको नगर पालिका से हटा दिया गया है, तो वो पहले क्षेत्र था नगर पालिका का, तो उसमें भी पहले वार्ड पंच तो होंगे, उसके सदस्य तो होंगे, तो उन सदस्यों का अब क्या होगा, तो जैसे ही नगर पालिका का वो क्षेत्र हटा दिया जाएगा, नगर पालिका से उसका दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, उसके जो सदस्य होंगे वो भी अब सदस्य नहीं रहेंगे, उनकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी, वो सदस्य भी क्या है, हट जाएंगे। आया समझ में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई कि भाई खंड ख के माध्यम से अगर किसी नगर पालिका का कोई क्षेत्र नगर पालिका से हटा दिया जाए या फिर उसका दर्जा समाप्त कर दिया जाए तो उसके सदस्यों का क्या होगा, तो उसके सदस्य भी क्या है, सदस्य नहीं रहेंगे, उसके सदस्यों की भी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके आगे हम देखें खंड ग की बात। तो देखिए खंड ग में आपको क्या बताया गया था कि भाई खंड ग के माध्यम से आपको ये कहा गया था कि कोई भी नगर पालिका है उसके कुछ हिस्से एक दूसरे में शामिल किए जा सकते हैं या फिर किसी नगर पालिका को 2 हिस्सों में या 2 से अधिक हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में वहां के सदस्यों संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हमको याद रखने हैं कि जैसे मान लो कि एक नगर पालिका को पूरी की पूरी दूसरी नगर पालिका में शामिल कर दिया जाए, ठीक है, या फिर किसी नगर पालिका का कुछ हिस्सा दूसरी नगर पालिका में शामिल कर दिया जाए। तो अगर हम देखें कि जब 2 नगर पालिकाओं को एक दूसरे में शामिल कर दिया जाए या नगर पालिका 2 को नगर पालिका 1 में शामिल कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनका क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो इस नगर पालिका 2 के जो अध्यक्ष और सदस्य थे जो नगर पालिका ए में मतलब 1 में आ गए हैं अब, तो वो उसमें क्या रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सदस्य ही रहेंगे। जो अध्यक्ष होगा तो अध्यक्ष भी क्या हो जाएगा, सदस्य बन जाएगा, और जो सदस्य होंगे वो भी क्या है, वहां पर सदस्य ही माने जाएंगे। इस प्रकार देखो साथियों कि जो नगर पालिका 2 के जो सदस्य है, भले अध्यक्ष हो या सदस्य हो, वो सारे के सारे नगर पालिका ए में जाएंगे तो क्या रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सदस्य रह जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा।
कि अगर दो नगर पालिका एक दूसरे से जुड़ती है, एक दूसरे में मर्ज की जाती है, तो जो नगर पालिका दूसरी नगर पालिका में मर्ज की गई है, तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों का क्या होगा, तो उसके अध्यक्ष और सदस्य क्या होंगे, जब दूसरे नगर पालिका क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ क्या माने जाएंगे, सदस्य ही माने जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेंबर ही माने जाएंगे। इसके आगे अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण बात देखना साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि किसी नगर पालिका को तोड़कर दो या अधिक नगर पालिका बना दी जाए, यानी दो या अधिक नगर पालिका बना दी किसी नगर पालिका को तोड़कर, तो जो नवगठित नगर पालिका क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है उस नगर पालिका क्षेत्र में क्या होंगे, सदस्य ही माने जाएंगे। यानी किसी नगर पालिका को तोड़कर दो या अधिक हिस्सों में बांट दिया जाए, यानी ये एक पूरी नगर पालिका है और उस पूरी नगर पालिका को 1, 2 और 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, तो अब इसके सभी जो हिस्से हैं 1, 2 और 3, जो सारे के सारे हिस्से हैं, उन सभी हिस्सों में कोई भी अध्यक्ष और सदस्य नहीं होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, इसमें सदस्य होंगे। बाद में क्या होगा, नगर पालिका 1, नगर पालिका 2 और नगर पालिका 3 में अलग से क्या है, फिर उनके अध्यक्ष चुने जाएंगे। उससे पहले जैसे मान लो कि ये पूरी एक नगर पालिका थी और यहाँ पर एक वार्ड है, उस वार्ड का जो सदस्य था वो क्या था, इस पूरी नगर पालिका का क्या था, चेयरमैन था। तो अब जो चेयरमैन इस वार्ड से संबंधित था, लेकिन अब नगर पालिका टूटने के बाद वो नगर पालिका 2 में आ गया है, तो वो भी यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सदस्य ही होगा। यानी जितने भी प्रतिनिधि होंगे वो सारे के सारे इन नगर पालिका के जो बंटवारा हो गया उसमें क्या माने जाएंगे, सदस्य ही समझे जाएंगे। अब इसके आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट देखना साथियों पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 आपके जो संबंधित है वो खंड घ से संबंधित है। और खंड घ में आपको क्या बताया गया था कि भाई अगर किसी नगर पालिका का दर्जा पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, तो किसी नगर पालिका का दर्जा पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, ये किस में बताया गया था, खंड घ में बताया गया था। और इसी खंड घ में अगर मैं कहूं कि किसी नगर पालिका का दर्जा पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, जैसे मान लो ये नगर पालिका है और इसको अब नगर पालिका नहीं रखा गया, ये नगर पालिका का दर्जा पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तो अब क्या होगा, होगा बस वही होगा कि जो नगर पालिका है वो क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी, अब वो एक सामान्य क्षेत्र बन जाएगा। अब वो नगर पालिका नहीं रही तो इसके जो सदस्य होंगे वो भी कोई भी क्या है, अब मेंबर नहीं रहेंगे, वो भी एक सामान्य मतलब सदस्य हो जाएंगे, मतलब सदस्य रहेंगे ही नहीं, वो सदस्य भी क्या है, वो हट जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर कोई नगर पालिका पूर्ण रूप से विघटित हो जाए तो क्या होगा, पूर्ण रूप से विघटित हो गई तो पूरी नगर पालिका ही विघटित हो गई, तो उसके मेंबर भी क्या है, वो भी सारे के सारे मेंबर नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट बात, इस सारी की सारी कंडीशन में एक शब्द आता है नियत दिन। तो इस रूल्स रेगुलेशन को हम पढ़ते हैं उसमें अक्सर ये शब्द आएगा नियत दिन। तो अगर एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाए कि नगर पालिका के अधिनियम में जो नियत दिन का शब्द आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसका संबंध किससे है, तो देखिएगा साथियों, नियत दिन का मतलब क्या होता है, वह दिन जिस दिन से कोई परिवर्तन होता है उसी को यहाँ पर क्या माना गया है, नियत दिन। यानी जिस दिन से कोई परिवर्तन होता है, यानी अधिसूचना जारी करके कोई परिवर्तन कर दिया गया, तो वो परिवर्तन जैसे ही कागजों में हो गया या फिर अधिसूचना के माध्यम से वो परिवर्तन हो गया, तो उसी दिन को क्या माना जाता है, नियत दिन माना जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भाई नियत दिन जो नगरपालिका अधिनियम में आता है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब होता है वह दिन, वह निश्चित दिन जिससे कोई परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, नियत दिन। ये हमने पूरी की पूरी साथियों क्या पढ़ी है, धारा 3 की उपधारा 1 को हमने कंप्लीट किया है यहाँ तक। तो हमने देखिए साथियों क्या पढ़ा इसमें, धारा 3 की जो उपधारा 1 थी जिसका नाम था नगर पालिकाओं का परिसीमन, और नगर पालिकाओं का परिसीमन कैसे कैसे होता है वो मैंने आपको पूरा बताया। उसके बाद नगर पालिकाओं के परिसीमन के बारे में जितनी भी जो कंडीशन होती है वो कौन कौन से खंड में क्या क्या कही गई है, तो खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ के बारे में आपको पूरा का पूरा बताया था। और ये सारी की सारी जो परिसीमन का कार्य है वो राज्य सरकार राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से मतलब जारी करती है, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने ये देखा कि
जो नगर पालिकाओं का परिसीमन होता है तो उसमें सदस्य के लिए किस तरीके से कोई सूचना दी गई है कि भाई कोई नया क्षेत्र है उसको नगर पालिका में शामिल किया गया तो वहां के सदस्यों का क्या होगा, या फिर किसी नगर पालिका का दर्जा समाप्त कर दिया तो वहां के सदस्यों का क्या होगा, या फिर किसी नगर पालिका को पूरा का पूरा दूसरी नगर पालिका में मिला दिया जाए तो वहां के सदस्यों का क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें हमने पढ़ी। तो ये खंड क में हमने पढ़ा था कि किसी क्षेत्र में, यानी जो स्थानीय क्षेत्र है जिसको नगर पालिका घोषित कर दिया जाए, यानी कोई ऐसा गांव जिसको नगर पालिका घोषित कर दिया तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, 6 महीने में इलेक्शन करके वहां के मेंबर को चुनना पड़ेगा। उसके साथ हमने देखा कि खंड ख के बारे में और खंड ख के बारे में क्या बताया था, अगर कोई क्षेत्र नगर पालिका से हटा दिया जाए, उसका दर्जा समाप्त कर दिया जाए तो उस क्षेत्र के जो सदस्य थे, मेंबर थे, वो भी क्या है, हट जाएंगे। इसी प्रकार खंड ग में बताया 2 नगर पालिकाएं हैं उनको मिला दिया जाए तो जो दूसरी नगर पालिका पहली नगर पालिका मिला दी जा रही है तो उसके अध्यक्ष और सदस्य दूसरी नगर पालिका है जो पहली नगर पालिका में जा रही है तो उसके अध्यक्ष और सदस्य क्या होंगे, वहां पर जाने के बाद उनको सिर्फ और सिर्फ मेंबर या सदस्य ही माना जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि अगर कोई नगर पालिका है उसके 2 या 2 से अधिक भागों में विघटन किया जाए तो उसके जो भी प्रतिनिधि होंगे वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, सदस्य माने जाएंगे। इसके बाद हमने इसमें चर्चा की थी कि जो खंड ग है इसके माध्यम से कि जिसमें कोई नगर पालिका है उसका दर्जा पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए तो क्या होता है, वो नगर पालिका क्या हो जाती है, पूरी तरीके से विघटित हो जाती है तो उसके सदस्य भी अब क्या है, पूरी तरीके से हट जाएंगे। तो ये हमने क्या पूरी कंप्लीट की है। जो धारा 3 है उस धारा 3 की उपधारा 1 को, जो धारा 3 है उस धारा 3 की उपधारा 1 को अभी हमने क्या किया है, इसमें कंप्लीट किया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे उपधारा 2। तो धारा 3 की जो उपधारा 2 है वो क्या कह रही है, तो साथियों देखना, अब देखना धारा 3 और धारा 3 की भी हम क्या पढ़ रहे हैं, उपधारा 2 पढ़ रहे हैं। और इस उपधारा 2 में क्या कहा गया है कि जैसे मान लो कि कोई नगर पालिका है, पुरानी नगर पालिका है और उस पुरानी नगर पालिका से क्या बनाई गई, कोई नई नगर पालिका बनी है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ किसी पुरानी नगर पालिका से नई नगर पालिका बनी है या कोई भी पुरानी नगर पालिका है, साथियों देखना को जैसे उपधारा 2 में हम क्या पढ़ेंगे तो देखना इसमें, जैसे मान लो कोई भी पुरानी नगर पालिका हो या नई नगर पालिका हो, कोई भी पुरानी नगर पालिका है या नई नगर पालिका है, अगर उसका परिसीमन हो रहा है, उसका सीमा परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है साथियों, सीमा परिवर्तन। तो मोस्ट बात याद रखिएगा, अगर किसी नगर पालिका का सीमा परिवर्तन हो रहा है, भले ही वो नई हो या पुरानी हो, तो उसके जो सीमांकन का जो कार्य होगा, उसकी जो सीमा है कहाँ तक रहेगी, उसके वार्ड है वो कहाँ तक होंगे, उसकी संपूर्ण सीमांकन का कार्य कौन करेगा, कलेक्टर करेगा, या फिर कलेक्टर के द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी, यानी या तो कलेक्टर करेगा या कलेक्टर के द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी होगा, वो क्या करेगा, उसकी जो सीमा है उस सीमा का सीमांकन करने का क्या करेगा, कार्य करेगा, उसका अनुमोदन करेगा। और जो सीमांकन का जो पूरा का पूरा खर्चा होगा वो कौन वहन करेगा, सीमांकन का खर्चा नगर पालिका द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि अगर किसी नगर पालिका का सीमांकन किया जाता है तो वो कौन से स्तर के अधिकारी के माध्यम से किया जाता है, तो नगर पालिका का जो सीमांकन है वो कलेक्टर या कलेक्टर के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और उसके खर्चे से संबंधित उसका खर्चा वहन कौन करेगा, तो उसका खर्चा जिस नगर पालिका का सीमांकन किया जा रहा है वही नगर पालिका उसका क्या करेगी, उसका खर्चा वहन करेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा हमने यहाँ पर धारा 3 की उपधारा 2 में देखा है। ओके साथियों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नगर पालिका के गठन और शासन से संबंधित, और उसमें धारा 3 और धारा 3 में भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें अलग अलग उपधाराओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब देखना साथियों नेक्स्ट, इसी धारा 3, जो धारा 3 कौन सी है आपके, नगर पालिकाओं के परिसीमन से संबंधित। इसी धारा 3 में वापस उपधारा 3 पे आएंगे हम, कौन सी, उपधारा 3 पर। और ये उपधारा 3 क्या कहती है उसको समझना। उपधारा 3 कहती है कि अगर कोई नगर पालिका है, जैसे मान लो कि ये नगर पालिका है और इस नगर पालिका का दर्जा समाप्त कर दिया जाए,
या फिर इसको अस्तित्वहीन कर दिया जाए, यानी इसको पूरा का पूरा इसका दर्जा ही समाप्त कर दिया, अब वो नगर पालिका नहीं रही है। यानी ये नगर पालिका थी, इसका नगर पालिका का दर्जा समाप्त कर दिया है। और दर्जा समाप्त कैसे होगा, इस पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि भाई किसी भी नगर पालिका का जो दर्जा है वो समाप्त किस प्रकार से हो सकता है, उसकी सीमाओं के बारे में, परिसीमन के बारे में किस प्रकार से वो दर्जा समाप्त हो सकता है, या सीमाओं के या परिसीमन के बारे में किस प्रकार से कोई राज्य सरकार कार्य कर सकती है। तो राज्य सरकार क्या करेगी, एक अधिसूचना जारी करेगी राजपत्र में, उसके बाद ये कार्य करेगी। तो हम कह सकते हैं कि कोई नगर पालिका अगर नगर पालिका नहीं रही, अस्तित्वहीन हो गई, तो वो कार्य कौन करेगा, उसके अस्तित्वहीन होने का, उसके दर्जा समाप्त होने का राज्य सरकार कैसे करेगी, अधिसूचना जारी करेगी राजपत्र में। अब देखो, अस्तित्वहीन हो गई, उसका दर्जा समाप्त हो गया, तो आगे क्या होगा, उसकी जो निधि है या निधि का जो अतिशेष है, यानी उसकी जो निधि थी, उसका पैसा था, उस नगर पालिका की जो निधि का अतिशेष था, यानी जो पैसा पड़ा था, ठीक है, या फिर उसकी कोई अन्य संपत्ति थी, या फिर उसके कुछ अधिकार थे, या फिर कुछ उसके पास जो प्रभार थे, उन सभी का क्या होगा, यानी नगर पालिका तो समाप्त हो गई, लेकिन उसके अधिकार, उसके प्रभार, उसकी जो संपत्ति थी, उसका जो पैसा होगा, उसकी जो निधि होगी, संपत्ति होगी, उसका क्या होगा। तो साथियों ध्यान देना, अगर कोई नगर पालिका अस्तित्वहीन हो जाए तो धारा 3 की उपधारा 3 ये कहती है कि उसके सारे के सारे निधि, अन्य संपत्ति, अधिकार, प्रभार, ये सारे के सारे किसके पास चले जाएंगे, राज्य सरकार के पास चले जाएंगे। यानी ये सारे के सारे अधिकार स्वतः ही किसके पास चले जाएंगे, राज्य सरकार के पास चले जाएंगे। और राज्य सरकार के पास जाने के बाद इस निधि और संपत्ति का जो भी होगा वो राज्य सरकार क्या करेगी, उस स्थानीय क्षेत्र जहां पर जो नगर पालिका थी, उसी स्थानीय क्षेत्र के फायदे के लिए उसका क्या करेगी, व्यय करेगी। तो इस प्रकार हमने देखा, अगर कोई नगर पालिका अस्तित्वहीन हो जाती है तो क्या होगा, राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार उसकी सारी निधि, अन्य संपत्ति, अधिकार और उसके प्रभार का क्या हो जाएगी, स्वामी बन जाएगी, और वो क्या करेगी, उसी स्थानीय क्षेत्र के फायदे के लिए उसको व्यय करेगी। अब साथियों देखिए, नेक्स्ट है उपधारा 4, यानी जो हम धारा 3 पढ़ रहे हैं, जो कि धारा 3 किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं के परिसीमन से संबंधित है। और उसी में धारा 3 की उपधारा 4 के बारे में हम पढ़ेंगे। और उससे पहले उपधारा 3 के बारे में हमने पढ़ा, उस उपधारा 3 में बताया गया कि कोई नगर पालिका है, उसका दर्जा पूरी तरीके से समाप्त हो जाए तो उसकी निधि का, उसकी संपत्ति का, उसके अधिकार का, उसके प्रभार का क्या होगा, वो हमने पढ़ा। अब देख रहे हैं कि अगर कोई नगर पालिका को अस्तित्वहीन कर दिया जाए, उसको अस्तित्वहीन कर दिया, लेकिन यहां पर देखना, उसको क्या कर दिया है हमने, अस्तित्वहीन, लेकिन फिर क्या किया गया है, उसको, यानी उसकी जो अधिकारिता थी, यानी उसकी अधिकारिता हमने क्या कर दिया, अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में मिला दिया जाए। यानी इस नगर पालिका को क्या कर दिया गया है, उसको अस्तित्वहीन करके दूसरी नगर पालिका में मिला दिया गया है। दूसरी नगर पालिका के स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की सीमाओं में उसको क्या कर दिया है, मिला दिया है। तो क्या होगा, तो यानी सीधी सी बात है, अन्य नगर पालिका में मिला दिया जाए। यानी किसी नगर पालिका को हमने क्या कर दिया, इसी नगर पालिका थी, इस नगर पालिका को हमने अस्तित्वहीन कर दिया और उसको नई नगर पालिका में मिला दिया। तो अब क्या होगा, इस जो पुरानी नगर पालिका थी, उस नगर पालिका की जो निधि है, उसके जो अधिकार है, वो कहाँ चले जाएंगे, अब वो राज्य सरकार के पास नहीं जाएंगे, अब वो कहाँ जाएंगे, सीधे से जो नई नगर पालिका का स्थानीय प्राधिकारी है उसमें वो निहित हो जाएंगे। यानी नई नगर पालिका का जो अधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी है, प्राधिकारी है, वो सारे, ये सारे निधि संपत्ति के अधिकार किस में चले जाएंगे, नई नगर पालिका में चले जाएंगे। और नई नगर पालिका क्या करेगी, उस क्षेत्र के विकास में, उस क्षेत्र के फायदे में उनको क्या करेगी, व्यय करेगी। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा है, जो धारा 3 है और जो धारा 3 की उपधारा 3 है, उपधारा 4 है, वो दोनों ही किससे संबंधित है, वो दोनों ही किसी नगर पालिका के अस्तित्व होने के बाद उसकी संपत्ति, उसकी निधि से संबंधित है। तो चलिए साथियों, ये क्लासेज अगर आपको बेहतर लगी है तो इसको आप शेयर करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा, ताकि हम आपके लिए और बेटर से बेटर इसमें कंटेंट और वीडियो लेके आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आप इस सारे के सारे जो मैटर है उसको नोट करिएगा, वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। इससे संबंधित जो PDF है वो भी हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे,
तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो।